आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मोदी सरकार के आने वाले से पहले तक लोग आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया का रोना रो रहे थे। इस बजट के आने से पहले मोदी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो आमदनी बढ़ेगी और खर्चा कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पहले बजट में आमदनी तो बढ़ी नहीं, उल्टे खर्चा रुपया से 1.5 हो गया। वो जब सत्ता में आएंगे तो आमदनी बढ़ेगी और खर्चा कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पहले बजट में आमदनी तो बढ़ी नहीं, उल्टे खर्चा रुपया से 1.5 हो गया। सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी घर से बाहर निकलते ही महंगाई की मार। ऊपर से सरकार ने टैक्स में बचत के लिए नई शर्त भी लगा दी है, ज्यादा बचत के लिए ज्यादा निवेश करने की शर्त। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि टैक्स में राहत पाने के लिए एक छोटी आय वाला इंसान भारी निवेश आखिर कैसे कर पाएगा? वो बच्चों के खाने का जुगाड़ करेगा या निवेश करता फिरेगा? आखिर नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार ने ये कैसी राहत दी है? कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जब मोदी सरकार का पहला संपूर्ण बजट पेश करने के लिए संसद रवाना हुए तो आम आदमी को उम्मीदें थी कि मोदी सरकार जेटली की पोटली से उन्हें राहत की पुड़िया निकाल कर देगी। लेकिन बजट पेश होने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि नौकरी पेशा लोगों को इस बजट से सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सबसे पहले सुनिए वित्त मंत्री ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके किस तरह सबसे बड़ा झटका दिया। Exemption to individual tax payers will however continue. यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों पर 10% का टैक्स, 5 से 10 लाख तक की आय वालों पर 20% का टैक्स और 10 लाख से अधिक की इनकम वालों पर 30% का टैक्स बरकरार रहेगा। लेकिन जेटली की माने तो सरकार ने लोगों को 4,44,200 रुपए की छूट दी है। An individual taxpayer can now get benefit up to rupees 4,44,200 as detailed in the annexure. तो वित्त मंत्री जो दावा कर रहे हैं उसकी पड़ताल भी कर लेते हैं। 80C में निवेश 1.5 लाख तक, पेंशन योजना में 50,000 का अतिरिक्त निवेश, होम लोन पर ब्याज में छूट 2 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 से बढ़ाकर अब 25,000। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 से 1,600 रुपए महीना, यानी साल का 19,200 रुपए, तो कुल मिलाकर 4,44,200 की छूट। अब जिसका वेतन सालाना 5 लाख तक का है उसे टैक्स में राहत पाने के लिए इतना निवेश करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या सभी नौकरी पेशा लोग घर खरीदने की स्थिति में हैं, जिससे उन्हें 2 लाख तक के ब्याज पर छूट मिल सके? पेंशन फंड में 1.5 लाख तक का निवेश क्या कर पाएगा एक आम आदमी? जानकारों की माने तो अभी 80C के तहत 1.5 लाख तक का निवेश ही कर पाना मुश्किल हो रहा है। अगर इतना निवेश कम आमदनी में नौकरी पेशा करने लगा तो खाएगा क्या? ऊपर से सरकार ने सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिसका बोझ घूम फिरकर आम आय वालों पर ही पड़ेगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ने राहत पहुंचाने के नाम पर आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाई है? नौकरी पेशा लोगों को आखिर ये कैसी राहत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये कैसी राहत दी है अरुण जेटली साहब ने एक आम वर्ग को, एक आम आदमी को? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। लगातार हम सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पर इस विषय पर अब बीच बहस में चर्चा करेंगे कि 5 लाख तक की अगर सालाना इनकम आपकी है तो सरकार के दावे में कितना दम है कि भाई 4,44,000 रुपए की उसने आपको बचत की छूट दी है, आपका इतना पैसा उसने बचा लिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सीपी राय साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दिखाई दे रहे हैं। कृष्णवीर हमारे साथ जुड़ेंगे, कृष्णवीर चौधरी, किसान लीडर हैं आप। इसके अलावा प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, दोपहर का सामना के एडिटर। प्रदीप सिंह हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। लगातार सुबह से प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही राजेश रपरिया जी हमारे साथ हैं, आप बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको वाकई लगता है कि आपने एक 5 लाख का आंकड़ा ले लेते हैं कि 5 लाख इनकम वाले, सालाना 5 लाख अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तो उसको वाकई में 4,44,000 की छूट दी है, या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है?
ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। जिस प्रकार आपने जो ब्रेकअप, मैं इसमें इको आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग इको आ रहा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा सर। अब देखिए, पिछले साल लिमिट, आईटी एग्जेम्पशन लिमिट जो था वो बढ़ा दिया था, और 50,000 होम लोन के अंडर जो एग्जेम्पशन थी वो भी बढ़ा दिया था। इस बार पेंशन के लिए 50,000 रुपए पेंशन फंड में लगाने से उनको इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस जो सरकार के दृष्टि से सरकार चाहती है हर परिवार इससे कवर्ड हो, इसके लिए 15,000 से जो एग्जेम्पशन लिमिट थी उसको बढ़ाकर 25,000 किया है। क्या ये सरकार, ये जो बजट है, ये एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब सामाजिक सुरक्षा सभी को, देश के सभी नागरिकों को मिले, उसमें गरीब तबके के सभी को मिले, बुजुर्गों को फायदा हो। मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपको रोकूंगा। इस समय प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं और उनके साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की बातचीत सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा में लौटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और इस वक्त बजट पर खास मुलाकात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण के मंत्री हैं वो। किस तरह से स्वच्छता अभियान की बात करी गई है, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात करी गई है, किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है, और किस तरीके से बात की गई है नई योजनाओं की, इस पर बात करने के लिए प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, और पूरा देश जानना चाहता है आपसे कि क्या अच्छे दिन आ गए, और अगर आ गए तो कैसे? बिल्कुल अच्छे दिन आ गए 4 तरीके से। पहले तो 9 महीने में हमने ये सिद्ध कर दिया कि महंगाई जो 9 साल से लोगों को खा रही थी उस पर विजय पाया। आज थोक सूचकांक का मूल्य 0% पे है और महंगाई 5% के नीचे है, तो ये बहुत पहली विजय है। दूसरा है, राज्यों की हर बार मांग थी कि हमें पैसा चाहिए, और एक ही वर्ष में प्रतिबद्धता के तहत, यानी हर राज्यों को हम 2 विकल्प थे कि 100-200 करोड़ की 50 योजना बता दे तो लोग खुश हो जाते आज, लेकिन उसके बदले एक एक राज्य को 10-10 हजार रुपए कम से कम ज्यादा मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था की। आज केंद्र और राज्य मिलकर जो राजकोष बनता है उसका 62% हिस्सा अब राज्यों के पास जाएगा, 38% केवल केंद्र के पास रहेगा, जो पिछले साल 51% केंद्र के पास था और 49% राज्यों के पास था। ये दूसरी बात हुई। तीसरी, जो जीएल नरसिम्हा राव कह रहे थे वो सही है कि पहली दफा आजादी के बाद हर गरीब को पेंशन मिलेगा, उसको बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार आज दे दिया है, और उसकी योजना बहुत कारगर बनाई है, तो थोड़े से पैसे देकर उसको जिंदगी का ये सुकून मिलने वाला है। चौथी बात बड़ी की है कि सिंचाई के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई के लिए पहली दफा हम बॉन्ड्स निकाल रहे हैं, और ये दुनिया भर से पैसा आएगा, देश भर से पैसा आएगा, और जो मिडिल क्लास सेविंग करेगा उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि सेविंग्स को अब बड़ी मात्रा में वो टैक्स का रिबेट दिया गया है। तो इसलिए ये एक बजट ऐसा है कि जिस बजट में ग्रीन ग्रोथ की भी चर्चा है, गरीब को न्याय दिया है, ये गरीब और रोजगार बढ़ाने का बजट है। गरीबी की गरीबी दूर करना और रोजगार बढ़ाना, यही इस बजट का सारांश है। पॉइंट बाय पॉइंट लोग कह रहे हैं कि 1 साल का बजट नहीं, ये बजट तभी इफेक्टिव होगा जब लॉन्ग टर्म में काम करेगा, यानी दूसरा सक्सेसिव ईयर, तीसरा सक्सेसिव ईयर, तो अच्छे दिन आने में अभी वक्त लगेगा। नहीं, अच्छे दिन तो जिस दिन से हमारी सरकार आई तब से ही आए, लोगों को महंगाई से राहत मिली। हमने 50 चीजें की पिछले इसमें। देखो, कोयले का इतना घोटाला कांग्रेस ने किया, इसको कितनी अच्छी तरीके से हमने सुलझा लिया कि कोर्ट ने भी वाह कही, लोगों ने भी वाह कही, और जो राज्यों में कोयला उत्पादन होता है उनको लाखों करोड़ रुपए अब मिलेंगे, 30 साल तक मिलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हमने की है गरीबी राज्य जो है उनके विकास के लिए। तो बदलाव तो हमने लाए। ये बजट में इस साल क्या करने वाला है उसकी सारी रकम एक एक आइटम की दी है, वो होगा, लेकिन ये एक दिशा निर्देशक जरूर है कि आने वाले 5 साल में
मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कैसे चलना चाहती है, कैसे निवेश लाना चाहती है, कैसे जनता को विश्वास दिलाना चाहती है और कैसे रोजगार का निर्माण करना चाहती है, ये हम दिखा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, पिछले साल जो आपने कैलकुलेशन किया था वो इस आधार पे किया था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस 100 से लेके $110 तक होंगी, लेकिन जनता की किस्मत अच्छी थी, देश की किस्मत अच्छी थी, सरकार की किस्मत अच्छी थी कि वो प्राइसेस जो हैं वो $50 तक आ गई हैं। ऐसे में आपका जो कैलकुलेशन था, जो पिछले बजटरी एलोकेशन का, वो इसके आधार पर आधारित था। आपने कोल एलोकेशन से पैसा कमाया, अब आप स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे, जो 2 बड़े घोटाले हुए थे उससे आप पैसा कमाएंगे आगे जाकर। तो जो ये एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसका इस्तेमाल सरकार कहां करेगी, उसका कोई विजन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा है, जो कोल का पैसा आएगा वो तो उन्हीं राज्यों को जा रहा है, वो केंद्र के कोष में नहीं आएगा। ये तो पूरी तरह से राज्यों को, संघ राज्य को मजबूत करने के लिए जो प्रतिबद्धता है मोदी जी की, उसी का ये चिन्ह है और उसी योजना के तहत सारा पैसा उनके पास जाएगा। जो अन्य खजाने होंगे उसका भी मेजर शेयर उनको जाएगा और ये जो आपने कहा स्पेक्ट्रम का आएगा वो पैसा जरूर यहां आएगा, लेकिन उससे भी 68% अब लगभग, यानी केंद्र का 47%, केंद्र का जो भी कर से और पैसा मिलेगा वो 47% राज्यों को जा रहा है। तो राज्यों को ज्यादा मजबूत कर रहे, उनके हाथ में ऐसी ताकत दे रहे कि उनको अनेक योजना अपने मनपसंदी से और उनकी जरूरत को देखते हुए वो कर सकेंगे। यही संघ राज्य होता है, यही टीम इंडिया है, यही पीएम-सीएम टीम है। जी हाँ, इसीलिए टीम इंडिया आज लगातार तीसरी जीत गई और जीत की हैट्रिक लगा ली उसने। सरकार हमेशा से डबल डिजिट ग्रोथ की बात करते आई है। 8 से 8.5 का लक्ष्य दिया है अगले साल सरकार ने, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ तक कब पहुंचेगी, इसका कोई आकलन है सरकार के पास? है, कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आर्थिक समीक्षा आई है, उसमें बिल्कुल साफ कहा है कि जिस तरह से दुनिया में माहौल है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, रशिया एक संकट में है, ब्राजील भी अपने दूसरे तरीके के संकट में है, तो जो ग्रोइंग इकोनॉमी थी इंडोनेशिया, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आज निवेशकों को सबसे भरोसेमंद भारत लग रहा है। ये भारत की घड़ी है और अगर दुनिया का निवेश आता है और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सफल होते हैं तो यहां रोजगार मिलेगा ही। दीनदयाल कौशल विकास योजना ठीक तरीके से चलती है तो देश में भी रोजगार होगा और देशी युवाओं को विदेशों में भी रोजगार होगा और इसके सहारे एक महत्वपूर्ण ताकत हम बनेंगे और ये 2 साल में 10% की ग्रोथ को हम पा सकते हैं, ये इसका विश्वास है। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया की बात कही है, लेकिन 9 महीने में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि मेक इन इंडिया शुरू हो पाया हो, अमली रूप पहन पाया हो। नहीं, मैं आपको, दीपक जी, आप समझते हैं अर्थशास्त्र को परिपाटी, अचानक नहीं आता। पहले तो विश्वास निर्माण करना था, जो अविश्वास पूरा हो गया था, जो विश्वास समाप्त हो गया था वोडाफोन केस से निवेशकों का। हमने आज कहा है बजट से बिल्कुल मजबूती से कि भाई आपको प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजिम मिलेगी, इसलिए 4 साल में 5% कम करेंगे, ये बताया है। नहीं तो 1 साल का ही बोलते कि 1% कम किया, लेकिन 4 साल का बताया। ये प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजिम, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी रिजिम, प्रेडिक्टेबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेसेस, ये तीनों दे रहे। इसके साथ निवेश आएगा, केवल विदेश से आएगा नहीं, डोमेस्टिक भी आएगा और इसके लिए निवेश में राहत दी है, टैक्स ब्रेक्स दिए हैं मिडिल क्लास को। तो बहुत सारा पैसा निवेश में आएगा, उससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और साथ ही साथ उद्योग बनते जाएंगे, क्योंकि उद्योग डिमांड से बनते हैं और एक प्रेडिक्टेबल रिजिम से बनते हैं। तब तक कौशल विकास भी हो रहा है साथ में। बिल्कुल, तब तक इसमें इनोवेशन की एक बात है, इसको भी 1 साल 2 साल आपको राह देखना पड़ेगा। बहुत सारे भारत के वैज्ञानिक जो आज विदेश में खोज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सोच रहे कि भारत में वापस आए और यहां खोज करें। उनको वो माहौल देने का मोदी सरकार का निर्णय है और इसलिए ये मेक इन इंडिया आपको जल्दी होते हुए दिखेगा, लेकिन उसको मटेरियलाइज होने को 2 साल लगते हैं।
जावड़ेकर जी, यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सोशल बैलेंस तो दिखाई देता है, सोशल सेक्टर के लिए कई सारे इनिशिएटिव दिखाई देते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत अभी भी पतली दिखाई देती है बजट के हिसाब से जो फिगर्स हमको देखने को मिले हैं। मैं फिगर्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे आम जनता बुरी तरह उलझ जाती है, फिगर्स वो समझ नहीं पाती है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए आप समझा सके कि ऐसा क्यों? नहीं, ये हमारी विरासत है जो मिली है हमें। जो शुरू में उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया कि इतने कांटे भरे मिले कि ऐसा क्यों? नहीं, ये हमारी विरासत है जो मिली है हमें। जो शुरू में उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया कि इतने कांटे भरे मिले हैं कि उन कांटों को निकाल के फिर से ठीक तरीके से बगीचा तैयार करना ये काम बड़ा कठिन होता है, तो उसको भी 2-3 साल लगते हैं। 10 साल की सफाई बाकी है, वो गंदगी साफ करने में कोयले से शुरू किया है। बाकी भी वित्तीय घोटालों का खत्म करेंगे, स्पेक्ट्रम भी ठीक कर रहे हैं, एक एक क्षेत्र को ठीक करेंगे और आगे ले जाएंगे देश को। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि मेक इन इंडिया मिशन तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक माइक्रो इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी। 25 लाख की यूनिट्स, 50 लाख की यूनिट्स, 1 करोड़ की यूनिट्स, और इसके लिए हमको गांव से एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने पड़ेंगे, छोटे कस्बों से एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने पड़ेंगे। शायद उनके पास कोई पैसा ना इन्वेस्ट करने को हो। ऐसे लोगों को बैंक लोन नहीं मिलता है क्योंकि गारंटी देनी पड़ती है, कोलेट्रल देना पड़ता है, उनके पास जमीन नहीं होती है, लेकिन उनके पास आइडियाज होते हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों को बैंक गारंटी प्रोवाइड करेगी? आज के बजट में बिल्कुल इसी को एड्रेस किया है कि जो छोटे मंजिले उद्योग है उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने कोई ऑर्डर मिलती है, बेचारे उत्साह से पूरी करते हैं, लेकिन वो बिल नहीं मिलता समय पे और इसलिए अटक जाता है, उनका वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता, वो अटक जाता है। इसलिए उस वर्किंग कैपिटल को देने के लिए मुद्रा योजना की है। मुद्रा योजना का एक पहले भाग भी है कि अब गरीब के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है, उसको हुनर की जरूरत है। हुनर है तो उसको कर्जा मिलेगा, और कर्जा ही मिलेगा नहीं, मुद्रा से फंड भी मिलेगा। और इंक्यूबेशन सेंटर की भी बात कही है, छोटे छोटे उद्योग भी कोई तैयार करेगा उसके लिए भी अलग से फंड बनाया है। तो मुझे लगता है आपने बहुत सही सवाल पूछा और उसका जवाब इस बजट में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। कृषि क्षेत्र की बात करी है तो उसमें जो फिगर आया है, आप 8.5 लाख करोड़ किसानों को ऋण देने का प्रावधान आपने रखा है। क्या कारण है कि हम किसान को सिर्फ कर्जदार बनाते जा रहे हैं, उसे दूसरी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं? नहीं, किसान के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसान की जमीन की हालत को उसका कार्ड देंगे ताकि वो पता चलेगा कि खेती से क्या निकल सकता है, क्या निकालना चाहिए, और दूसरा कुछ करेंगे तो गलती होगी या जमीन की तबीयत कैसे सुधरेंगे। तो ये जो आज तक नहीं हुआ वो पहली दफा हो रहा है कि जमीन की तबीयत का कार्ड उसको मिलेगा, और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हमने की है। उसकी उत्पादकता उससे बढ़ेगी, उसका इनकम बढ़ेगा, उसको लॉस नहीं होगा। दूसरी बात है कि सिंचाई उसकी जरूरत है। 1 एकड़ में एक सिंचाई अगर आती है तो 2 रोजगार बढ़ते हैं, उसकी आमदनी बढ़ती है। सिंचाई वाले गांवों का नजारा अलग होता है, सिंचाई जहां नहीं है वहां नजारा अलग होता है, और इसलिए सिंचाई उसकी मांग है। वो पहुंचाने के लिए बॉन्ड्स आज निकालेंगे, दुनिया भर से और देश भर से निवेश आएगा, तो उसको सिंचाई जल्दी मिलेगी। बजट में भी उसके लिए पैसे रखे हैं, लेकिन निवेश से भी पैसे आएंगे। तीसरी बात है कि उसको घर दे रहे हैं जिसमें टॉयलेट भी होगी, जिसमें लाइट भी होगी, जिसमें निर्मल जल भी होगा। ये बहुत बड़ा वादा है, और आने वाले 7 साल में 4 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घर बनेंगे। ये एक बेहद बड़ी उपलब्धि होगी, तो इसको हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। ग्रामीण किसान के लिए यही मांग उसकी थी, और ग्रामीण सड़कें भी बनेगी, ग्रामीण विकास के बाकी केंद्र भी बनेगी, और उसको ऑल इंडिया का मार्केट खुला कर रहे हैं। वो अपने केवल एग्रीकल्चर मंडी से बंधा नहीं रहेगा, उसको एक खुलापन मिलेगा, चाहे तो मंडी में देगा, चाहे तो एपीएमसी में जो बदलाव होंगे
उसके तहत वो देश भर का एक मार्केट कर रहे हैं, तो गुड्स की मूवमेंट उसको अच्छा दाम मिलने में उसका लाभ होगा। तो प्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि आप 2022 तक इतने घर बना कैसे लेंगे? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नहीं, उसकी योजना पूरी तैयार है। मैं कहूंगा आप वेंकैया नायडू जी के अलग इंटरव्यू दूसरे दिन लीजिए, वो आपको पूरी योजना बताएंगे। वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं और मोदी जी भी खुद उसको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार एक योजना कारगर बन के तैयार हुई कि उसका तुरंत अमल शुरू होगा। और आपने देखा है, हमने जनधन योजना शुरू की पूरी तैयारी से और 100 दिन में 12.5 करोड़ खाते खोले गए। यह अद्भुत दुनिया का चमत्कार हुआ है, वो वास्तव में हुआ क्योंकि योजना करेक्ट थी। लेकिन अपोजिशन ने तो हल्ला मचा दिया कि जो खाते खुलेंगे उसमें 1-1 लाख रुपए डालेगी सरकार। नहीं, ये किसी ने कहा भी नहीं था। कुछ भी बोलने का कोई मतलब है यार? हमने ये कहा था कि बिना पैसे का भी खाता खोल सकते हो और खोले, लेकिन लोगों ने पैसे भी डाले। दूसरा ये कहा था रुपए कार्ड देंगे, दे दिया। तीसरा ये कहा है कि आप 6 महीने खाता चलाओगे तो 5,000 रुपए आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, वो मिलेगी। और चौथा कहा था कि उसके साथ साथ 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा आपको दुर्घटना का। दुर्घटना न हो, लेकिन अगर किसी के साथ आखिर हर साल 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मरते हैं तो उनके परिवार को मदद मिलती है। और दूसरी एक बात की है कि 30,000 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस भी मिलती है। तो एक खाता खोलने से उसको 4 लाभ मिलते हैं। ये सच है, ये सच है। दूसरी बात प्रकाश जी, जो नौकरी पेशा वर्ग महसूस कर रहा है उसको बड़ी उम्मीदें थी कि वो इनकम टैक्स स्लैब में उसको छूट मिलेगी। खासकर इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। पिछली बार 50,000 की मिली थी। नहीं, मुझे लगता है वो हर बार 50,000 बढ़ाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। इस बार कुल मिला के 4 लाख रुपए की विभिन्न रियायतें इस तरह से दिया है कि वो इन्वेस्ट करेगा, उसको इंसेंटिवाइज किया है। इस साल में इन्वेस्ट करो और फायदा लो, टैक्स ब्रेक ले लो। जो पहले पीपीएफ में जितना पैसा डालते थे उससे 50,000 रुपए बढ़ा दिया है, तो 50,000 रुपए ज्यादा पीपीएफ में या सेविंग में डालो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो भी वही हो गया। तो ऐसा नहीं दिया है कि केवल इनकम टैक्स की बेस लिमिट बढ़ाई, उसके बजाय सेव करो और अर्न करो, ये उसका। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं वो सभी पूरी हो।